अपने स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला टॉपिक है सेकेंड ईयर क्लास बायोलॉजी का होमोस्टेसिस में ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। अब ऑस्मो रेगुलेशन के लिए तो आपको ये बताना चाहिए बेसिकली क्या है। ऑस्मो इसका बेसिक मतलब होता है फ्लूइड, रेगुलेशन का मतलब होता है टू मेंटेन। अब जिस चीज को यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है वो क्या है, वो फ्लूइड है। तो क्या मतलब यहाँ पर बेसिकली तौर पर बॉडी फ्लूइड होता है। उस बॉडी फ्लूइड में हम बात कर रहे होते हैं वाटर की और बात कर रहे होते हैं किस चीज की, मिनरल्स की। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स का बॉडी है उस बॉडी के अंदर वाटर को और मिनरल्स को मेंटेन करना, ये बेसिकली तौर पर कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन। इससे पिछला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने ये बात की कि जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो प्लांट्स में किस तरह से होती है, डिफरेंट तरह के आपने पौधे पढ़े। तो अब हम बात करेंगे बेसिकली किसकी, एनिमल्स की, कि एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। तो एनिमल्स के अंदर जो ऑस्मो रेगुलेशन है, देखिए एनिमल्स ये भी क्या करते हैं अपने बॉडी के अंदर, ये भी आयंस को, साल्ट को और वाटर को, इन चीजों को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ को प्रोसीड करने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी होती है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो इनका बॉडी बीमार हो जाएगा। बीमार बॉडी होने की वजह से दूसरी तरह के और भी हैजर्ड क्रिएट हो सकते हैं। उस चीज से बचने के लिए ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर इन चीजों को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के अंदर बेसिकली तौर पर हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक को हम ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं, एक को हम ऑस्मो कन्फर्मर्स कहते हैं। ये दो तरह के हमारे पास एनिमल्स हैं। पहले एनिमल्स ऑस्मो कन्फर्मर्स, दीज एनिमल्स डू नॉट रिक्वायर एक्टिवली एडजस्ट। इसका मतलब है एक्टिवली एडजस्ट, यानी कि ये असल में अपना जो बॉडी फ्लूइड है उस फ्लूइड को किसके साथ लेके चलते हैं, एनवायरनमेंट के साथ लेके चलते हैं। इसलिए उसने कहा डू नॉट एक्टिवली एडजस्ट, ये माहौल के साथ नहीं आएंगे। दे आर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट, यानी कि जो इनके जिस्म की इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट है ये उसको कभी भी नॉर्मल एक जगह पे स्टेबल नहीं करते, बल्कि जो इनका बॉडी फ्लूइड होता है उस बॉडी फ्लूइड को ये सिमिलर करते हैं किसके साथ, जिस तरह का इनका एक्सटर्नल एम्बिएंट होगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा, बैरूना माहौल होगा, ये उसके साथ लेके चलेंगे। मैंने इसकी एक सादा सी डेफिनेशन बनाई, वो क्या, these animals change their tonicity on its ambient या फिर on its environment। कि असल में टॉनिसिटी क्या है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, सॉल्यूट कंसंट्रेशन हम उसे टॉनिसिटी कहते हैं। कि ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है ऑस्मो कन्फर्मर्स, ये पहले कंफर्म करते हैं कि जो इनका बैरूना माहौल है वो कैसा है। इन्होंने बैरूने माहौल को देखते हुए फिर बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, उस जो इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट है उसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिएगा किसके साथ मैच करेंगे, पहले बैरूने माहौल के साथ ही मैच करेंगे। ठीक हो गया। अब इनकी एग्जांपल कौन सी है, ऑस्मो कन्फर्मर्स। जितनी भी ओशियन लाइफ है, यानी कि जो समुद्री जिंदगी होती है, ज्यादातर वो बेसिकली ऑस्मो कन्फर्मर की है, यानी कि जिनमें आप बात करते हो सी फिशेस की। ये किस तरह से काम करती हैं, अगर टॉपिक इन्हीं के ऊपर है, हम डिटेल से बात करेंगे। दूसरी बात, ऑस्मो रेगुलेटर्स, दीज एनिमल्स एक्टिवली एडजस्ट, ये एडजस्ट कर लेते हैं इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। ठीक है, ये माहौल के साथ कभी नहीं चलती। अगर हम इसकी सादा डेफिनेशन करें, बिल्कुल सिंपल सी, मेंटेन इट्स टोनिसिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एम्बिएंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एनवायरनमेंट, इररिस्पेक्टिव। ये अपने अंदरूनी माहौल को बैरूनी माहौल के साथ लेके कभी भी नहीं चलते। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं। लेकिन आपने उसमें क्या कहा, चेंज करते हैं। वो मेंटेन नहीं करते, ये मेंटेन करते हैं। वो चेंज करते हैं, ये चेंज नहीं करते। ये एक के दरमियान डिफरेंस होता है। अब इनकी एग्जांपल ये है, ऑस्मो रेगुलेटर की बहुत अच्छी एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, मैमल्स की बात करें, जो टेरेस्ट्रियल पे रह रहे हैं, ह्यूमंस,
हम बेसिकली तौर पर क्या होते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। हमारे जिस्म के अंदर एक खास मिकदार में आयन, साल्ट, वाटर इनकी कंसंट्रेशन होती है, हम उसी चीज को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम इनका एक ग्राफ बना लें, ग्राफिकली एक्सप्लेन कर लें, तो ग्राफिकली कैसे होता है, चलिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास एक लाइन आ जाती है जिसको हम कहते हैं वर्टिकली, ये लाइन आ जाती है हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकली है यहां पर आप लिख लें एक्सटर्नल सॉल्यूट कंसंट्रेशन, बल्कि आप यहां लिख लें इंटरनल सॉल्यूट कंसंट्रेशन, इंटरनल सॉल्यूट कंसंट्रेशन। यहां पर लिखिए एक्सटर्नल सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ऑस्मो रेगुलेटर में से होते हैं, ये बेसिकली तौर पर क्या करते हैं, ये अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं। इनका ग्राफ ऐसा है, ये लाइन शो करती है किस चीज को, इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। ये इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट होती है। अगर आप ऑस्मो कन्वर्टर की बात करें, इनका ग्राफ बनाते हैं, इनका ग्राफ यहां पर आ जाएगा आपके पास इंटरनल सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यहां एक एक्सटर्नल सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अब इनका ग्राफ, इसकी लाइन कैसे होती है, इनकी लाइन इस तरह से, यानी कि जब इंटरनल सॉल्यूट यानी कि जो एक्सटर्नल सॉल्यूट है वो बढ़ेगा तो इंटरनल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ग्राफिकली तौर पर जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होती हैं उनका ग्राफ ऐसा होता है, जो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं उनका ग्राफ इस तरह से होता है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक दो टर्म्स थी जिनमें हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। इन एनिमल्स इनके दो तरह के होते हैं, एक को ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं, दूसरे को ऑस्मो कन्फर्मर कहते हैं। अब जो अगला टॉपिक है उसको हमने बयान किया है ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। ये इस टॉपिक के अंदर हमने पिछली वाली बातें थोड़ी सी डिटेल के साथ करते हैं। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। एक बात याद रखिएगा, हम अगर थोड़ी सी बात करें इस चीज की लाइफ एवोल्यूशन की हम बात करते हैं तो जो जिंदगी है यानी कि जो हमारे पास लाइफ है, ये जो इवॉल्व हो रही है, सबसे पहले जो लाइफ पैदा हुई कहां से पैदा हुई, ये वाटर से हुई। अब ये वाटर कौन सा हमारे पास ओशियन की बात, यानी कि जो ओशियन है ये जिस चीज को स्टोर कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, ऑस्मो कन्फर्मर। यानी कि जो समंदर है जिस चीज को स्टोर कर रहे हैं, जिस लाइफ को स्टोर कर रहे होते हैं, वो लाइफ कौन सी होती है, ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं। तो ये हमारे जो जितने भी समंदर हैं, क्यों, क्योंकि असल में जो ये समुद्र होते हैं ना, ये बेसिकली होते हैं हाइपरटोनिक। अब समंदर तो होते हैं हाइपरटोनिक, और उसमें जो लाइफ होती है वो पहले हाइपोटोनिक होती है, और हमें पता है कि हाइपोटोनिक की बॉडी से वाटर निकल कर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में जाने लगता है, तो जिससे जिस बॉडी से पानी निकला हुआ होता है वो बॉडी डिहाइड्रेट होकर मर भी सकता है। फिर वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज करते हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी एवोल्यूशन की हम आज बात की कि जो सबसे पहले जिंदगी बनी थी वो भी बेसिकली ओशियानिक ही थी, वो भी ऑस्मो कन्फर्मर ही थी। तो हमारे जितने भी समंदर हैं वो जिस लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट एनवायरनमेंट के लिहाज से जो ऑस्मो रेगुलेशन होती है तो वो हमारे पास 3 एम्बियंट्स होते हैं, 3 डिफरेंट एनवायरनमेंट है, इन्हें हम एम्बियंट भी कहते हैं, आउटर माहौल, दूसरा होता है लोअर
तो पहली चीज जो हो सकती है उसे हम नाम देते हैं मेराइन इकोसिस्टम। मेराइन इकोसिस्टम ये पहला माहौल। जो दूसरा माहौल होता है उसे हम नाम देते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। और जो थर्ड वाला होता है उसे हम नाम देते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये तीन हमारे पास एनवायरनमेंट। अब हमने इन तीन एनवायरनमेंट के अंदर बेसिकली तौर पर बात हम करेंगे किस चीज की कि ये यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपना बॉडी का ऑस्मो रेगुलेटर यानी कि जो ऑस्मोटिक फ्लूइड होता है उसको किस तरह से रेगुलेट करेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले इसकी मेराइन इकोसिस्टम। पहला मेराइन इकोसिस्टम। बेटा ये इकोसिस्टम कहते हैं माहौल, मेराइन कहते हैं साल्टी। जो साल्टी एनवायरनमेंट है वो हमारे पास कहलाएगा मेराइन इकोसिस्टम, साल्टी एनवायरनमेंट। अब इस साल्टी एनवायरनमेंट में एक ऑर्गेनिज्म थोड़ी ना रहता है, यहाँ पर तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म चलो हम एक बात टोटल सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन जेलीफिश। ये हमारे पास एक छोटी सी बात है इसमें हम बात करेंगे इसकी टोटल सोल्यूट कंसंट्रेशन इन जेलीफिश, ऑक्टोपस एंड इनवर्टिब्रेट्स कन्फर्म टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि जो साल्टी एनवायरनमेंट है इनके अंदर जो पहली बात हम कर रहे हैं वो ये कि जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी सारे क्या होते हैं, ओस्मो कन्फर्मर होते हैं, ओस्मो कन्फर्मर्स। ठीक है जी, एक बात तो ये कि जो टोटल इनवर्टिब्रेट्स हैं वो सारे यही होते हैं जो समुद्रों के अंदर मौजूद होते हैं। दूसरी बात ये हो गई इनवर्टिब्रेट्स। सेकेंडली हमारे पास कुछ प्रिमिटिव फिशेस हैं, प्रिमिटिव फिशेस। ये जो प्रिमिटिव फिशेस हैं इनमें अगर हम बात करें तो कौन सी, हैगफिश। इन हैगफिशेस के साथ कुछ होती है लैम्पफिश। ये जो फिश है ये किसमें आती है, ये बेसिकली तौर पर होती है वर्टिब्रेट्स, लेकिन इनके अंदर प्रॉपर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इनके अंदर नोटोकोड लाइक एक स्ट्रक्चर्स मौजूद होती है, वो फिर थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है, फिर इसीलिए हम ये वर्टिब्रेट्स में इंक्लूड कर लेते हैं। अब ये जो हैगफिशेस हैं या जो इनके साथ लैम्प्रेज आ रहे होती हैं, ये मछलियां भी क्या होती हैं, ये भी सारी ऑस्मो कन्फर्मर होती हैं और ऑस्मो कन्फर्मर होने के साथ साथ ये क्या बन जाती हैं, आइसोटोनिक बन जाती हैं। हम आइसोटोनिक की पहले भी बात कर चुके हैं, मैं आपको आइसोटोनिक बता चुका हूं कि बेसिकली आइसोटोनिक वो होते हैं जिनका जो बॉडी है उस बॉडी के इंटरनल उनके बॉडी के एक्सटर्नल जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो बराबर होती है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इक्वल होती है। हम इस चीज को नाम देते हैं आइसोटोनिक का। ये हमारे पास हो गए दो ऑर्गेनिज्म। थर्ड वाले तीसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हम बात कर रहे होते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस
इन्हें सेकेंडली इलास्मो ब्रांचिंग है। इलास्मो ब्रांचिंग, ये जो इलास्मो ब्रांचिंग है इनमें कौन आता है? इनमें शार्क्स, रेज और स्केट्स, ये कुछ ऐसी मछलियां होती हैं जिनके जिस्म के अंदर जो सेंट्रल पोजीशन होती है वो उनकी कार्टिलेज के पास होती है, यानी कि इनके जिस्म में जो सेंट्रल पोजीशन, इनके वर्टिब्रे तो ये है ही है, लेकिन इनके जिस्म के अंदर बोन्स नहीं, कार्टिलेज सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए हम इन्हें कार्टिलेजस स्पीशीज का नाम देते हैं और सेकेंडली इलास्मो ब्रांचिंग कहलाती है। एग्जांपल मैंने दे दिया आपको इलास्मो ब्रांचिंग के अंदर कौन कौन सी ये मौजूद होती है। याद रखिएगा टॉपिक हमारा अभी चल रहा है मेराइन इकोसिस्टम। मेराइन में एक तरह का ऑर्गेनिज्म नहीं होते, पहले हमने इनवर्टिब्रेट की बात की, फिर कुछ प्रिमिटिव फिशेस की बात की, अब हम बात कर रहे हैं मछलियों की जिनके जिस्म के अंदर बेसिकली क्या होता है? कार्टिलेज होती है। ठीक है, तो अच्छा अब अगली जो बात है इसके अंदर वो ये कि जो साल्टी एनवायरनमेंट में रहने वाली कार्टिलेजस फिशेस होती है ना, इनके जिस्म के अंदर पहले लो कंसंट्रेशन में साल्ट हुआ करता था, यानी कि जो इनका बॉडी है, बात हम करें किसकी? कार्टिलेजस फिशेस। इन मछलियों के जिस्म के अंदर पहले लो साल्ट होता है, जबकि जो एम्बिएंट है, जो आउटर एनवायरनमेंट है, इस एम्बिएंट में साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए सपोज करते हैं अब जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर साल्ट है लो कंसंट्रेशन में, कितना? 0.65%, जबकि जो माहौल है इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है? 3.5%। ज्यादा साल्ट किधर है? आउटर एम्बिएंट में। जो इनर एनवायरनमेंट है, जो बॉडी का माहौल है, उसमें साल्ट कम है, लेकिन जो बाहर है वहां साल्ट ज्यादा है। आप ये जानते हैं कि बेसिकली तौर पर वाटर जो आते हैं वो जहां पर साल्ट की कमी होती है वहां से निकलता है और उधर जाना शुरू कर देता है जहां पर साल्ट की ज्यादती होती है, साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी यहां से निकलेगा, यहां जाना शुरू कर देगा। होगा ये कि इनका जो बॉडी होगा वो डिहाइड्रेशन से मरने लगेगा, क्योंकि पानी तो निकल गया, ये डिहाइड्रेट होकर मर जाएंगे। फिर क्या किया इन्होंने? प्लान किया, इन्होंने एक स्ट्रेटजी की। वो प्लान क्या किया इन्होंने कि क्यों ना हम जिस्म के अंदर अपना सॉल्यूट बनाना शुरू कर दें। अब बड़ी मजे की बात है, इन्होंने सॉल्यूट को इंक्रीज करने के लिए माहौल से साल्ट नहीं लिया, माहौल से आयंस नहीं लिए, बल्कि इन्होंने क्या किया? इन्वायरमेंट से कोई भी चीज नहीं ली, जो इनका इंटरनल बॉडी था, इस बॉडी के अंदर पैदा हो रहा था क्या? यूरिया। फार्मूला NH2 C डबल बॉन्ड NH2। ये यूरिया इनका बॉडी को प्रिपेयर कर रहा था। इन्होंने क्या किया? इस यूरिया को अपने बॉडी के अंदर भरना शुरू कर दिया। जब इस यूरिया को इन्होंने टिश्यूज के अंदर स्टोर करना शुरू कर दिया, इस यूरिया की बदौलत टिश्यूज को नुकसान होने लगा। हालांकि ये बात ठीक थी कि जब इन्होंने यूरिया को इंक्रीज किया, यूरिया सॉल्यूट कंसंट्रेशन में इजाफा करने लग गया। जब यूरिया सॉल्यूट की कंसंट्रेशन में इजाफा करने लगा, इस यूरिया का एक थोड़ा सा ड्रॉबैक आया। ड्रॉबैक ये आया कि ये जो यूरिया था, जो इन्होंने स्टोर किया हुआ था अपने टिश्यूज के अंदर, ये टिश्यूज के अंदर डिफ्यूज होकर टिश्यूज को डैमेज करने लगा, टिश्यूज को नुकसान देने लगा। फिर क्या हुआ? इन फिशेस ने इसका भी एक हल तलाश किया। इन्होंने अपने टिश्यूज के अंदर एक कंपाउंड रखा जो बेसिकली तौर पर एक वीक बेस है। उस कंपाउंड का नाम है ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड इन्होंने ये कंपाउंड रखा, इसका फार्मूला है CH3 ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड एक वीक बेस होती है जो बेसिकली तौर पर प्रोटेक्शन देती है कि यूरिया में रिएक्ट ना कर जाए इनके साथ, टिश्यूज के साथ, जिसकी वजह से टिश्यूज को नुकसान हो। ठीक हो गया? तो ये वो फिशेस थी जिन्होंने बेसिकली तौर पर अपने जिस्म के अंदर यूरिया सॉल्यूट कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया और अपने बॉडी को बनाया गया आइसोटोनिक, यानी कि अब इनके बॉडी के अंदर भी साल्ट की कंसंट्रेशन जो सी थी वो होगी 3.5%। द बॉडी को देयर एम्बिएंट इट इज कॉल्ड ऑस्मोकन्फर्मर्स, और ये हो गए आइसोटोनिक। फिर इसके बाद कुछ
कार्टिलेजिनस फिशेस की कैटेगरीज ऐसी हैं जो बेसिकली तौर पर अपने जिस्म के अंदर लो साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। लो साल्ट कंसंट्रेशन उस चीज को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अच्छा, अगर इनके जिस्म से साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, ये क्या करते हैं, ये इस साल्ट को रिलीज कर देते हैं। इस साल्ट को ये कैसे रिलीज करते हैं, वो ये रिलीज कर देते हैं अपनी बक्कल कैविटी के जरिए से, बक्कल कैविटी के जरिए से, नहीं तो फिर ये अपने गिल्स के जरिए से, वरना इन फिशेस के अंदर एक कमाल का एक ऑर्गन लगा होता है जिसे रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं। ये रेक्टल ग्लैंड नोट्स का होता है, ये क्या करता है, इनके जिस्म के अंदर से कुछ आयंस जैसा कि सोडियम, साथ में जो क्लोरीन है, इनको क्या करते हैं, बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। रेक्टल ग्लैंड 1959 की बात है, वेंटल बर्गर एक पर्सन था, 1959 वेंटल बर्गर, इस बंदे ने सबसे पहले इसे स्टडी किया था शार्क्स, ठीक है। शार्क्स की एक वैरायटी नहीं, बहुत सारी वैरायटीज हैं। तो कुछ ये मछलियां ऐसी हैं जो बेसिकली अपने जिस्म के अंदर 2 साल, ठीक हो गए। अब सेकेंडली जो हमारे पास है वो कौन सी है, बोनी फिशेस। ये भी कहाँ रहते हैं, समुद्रों में, बोनी फिशेस। बोनी फिशेस को ऑस्टिकथीस भी कहते हैं, ऑस्टिकथीस। ये बोनी फिश यानी इनके जिस्म के अंदर वर्टेब्रल कॉलम के साथ साथ जो बाकी जिस्म के अंदर बोन्स होती हैं वो प्योरली ऑस्टियोसाइट्स की बनी हुई होती है, इसलिए इन्हें ऑस्टिकथीस का नाम दिया जाता है। तो ये बोनी फिश होती है। अच्छा, एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, बोनी फिशेस, these fishes have low salt concentration in their body. इनके जिस्म के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है एज कंपेयर टू इनके आउटर एम्बिएंट के। अच्छा, फिर ये क्या हुआ, असल में ये जो फिशेस हैं इनके जो एंसेस्टर थे ना वो पहले ताज़ा पानी वाले हुआ करते थे, उन्होंने ताज़ा पानी को छोड़ा और समुद्र की तरफ आना शुरू हो गए। जब वो समुद्र की तरफ आए उन्हें एक प्रॉब्लम होने लगी। वो प्रॉब्लम क्या होने लगी, समुद्र तो बेसिकली तौर पर साल्ट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में आयंस होते हैं, साल्ट होता है, जबकि इनके जिस्म के अंदर पानी ज़्यादा था, यानी कि इनका बॉडी हुआ हाइड्रोटॉनिक, समंदर हुए हाइपरटॉनिक। आखिर क्या हुआ, इनके जिस्म से पानी निकल कर माहौल में जाना शुरू कर दिया। ये भी डिहाइड्रेशन की वजह से करने लगी। इन्होंने फिर एक प्लान किया, एक स्ट्रेटेजी की। असल में इनकी बॉडी की कुछ साइड ऐसी हैं जो वाटर और साल्ट परमेबिलिटी होती है, यानी कि इनके अंदर वाटर और साल्ट ये जितनी भी चीज़ें हैं ये उनमें से क्रॉस कर जाती हैं। अब वो कौन सी हैं, इनका जो बॉडी है उस बॉडी की कुछ सरफेस ऐसी हैं जिन सरफेस के अंदर से क्या होता है, वाटर, आयंस, साल्ट ये क्रॉस कर जाता है। अब वो कौन सी सरफेस इनके पास आते हैं, इनके बकल कैविटी, इनकी फेरेंक्स और इनके गिल्स, ये ऐसी इनकी बॉडी की सतहें जिनमें से वाटर, साल्ट, आयंस आसानी के साथ क्रॉस कर जाती है। अब बॉडी पहले था हाइपोटोनिक, समुद्र के हाइपरटोनिक, इन्होंने एक्टिवली तौर पर साल्ट को, आयंस को जिस्म के अंदर लाना शुरू कर दिया। यानी कि अब बॉडी के अंदर क्या आने लग गया, सोडियम आयंस आने लगे, क्लोरीन आयंस आने लगे, पोटेशियम आयंस आने लगे। ये जब जिस्म के अंदर भरने लगे, इन्होंने क्या किया, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। जब सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, ऑटोमेटिकली ये भी समुद्र के साथ मैच करने लगे। ये क्या बन गई, पानी बन गई। इस तरह से इन्होंने क्या किया, जिस्म का पानी, देखिए बार बार एक ही बात कर रहे हैं, जिस्म का पानी नहीं लूज होना चाहिए, जिस्म से फालतू यानी कि जो एक्सेस आयंस है वो तो निकल जाए, जिनकी जरूरत होती है वो ना निकले। तो इन्होंने क्या किया, ये प्लान करके इन्होंने ये सारा काम किया। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गए मेराइन वाले। अच्छा, इसके बाद अगला कौन सा है इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट कौन सा है, वो इन्वायरमेंट हमारे पास है फ्रेश वाटर। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो, चलिए हम बात करते हैं फ्रेश वाटर।
अब जो इसमें है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, यहां पर हम बेटा की बात करेंगे दो ऑर्गेनिज्म, एक बार यूनिसेलुलर, एक होगा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर, चलिए यूनिसेलुलर के यहाँ से एक एग्जांपल बेटा की हम उनको कर लेंगे प्रोटोजोआ, नहीं करनी अमीबा कर दो, अमीबा भी नहीं करना आप हमेशा, ठीक है। मल्टीसेलुलर के यहाँ से हम बात करेंगे तो फिशेस, बेटा ये जो फिश होती है ना, ये ताज़ा पानी में भी होती है, समुद्री पानी में भी होती है। अक्सर हमसे एक पहेली कही जाती है कि मछलियाँ पानी नहीं पीती, बात बिल्कुल ठीक है, मछलियाँ दो तरह की होती हैं, एक समुद्र में रहने वाली, एक ताज़ा पानी में रहने वाली। समुद्री पानी में रहने वाली मछली बेटा की मुसलसल पानी पीती होती है, उसने मुसलसल पानी अपने बॉडी के अंदर लेके जाना होता है, लेकिन जो ताज़ा पानी वाली होती है वो पानी नहीं पीती। पानी पीने का मतलब है पानी उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाए, जो उनके दिल से वहां से बाहर निकल जाता है पानी, वो असल में कर रही होती है रेस्पिरेशन। तो ये बात याद रखिएगा कि जो मछलियां जो होती हैं वो पानी नहीं पीती, वो बेसिकली तौर पर होती है ताज़ा पानी की, जो पानी कंटिन्यूसली तौर पर पीती है वो समुद्री होती है। अब यहाँ पर आ रहे हैं, चलिए पहले फिशेस की बात कर लेते हैं। ये फिश ये भी क्या करती है, अपना ऑस्मो रेगुलेटर कर रही होती है, ऑस्मो रेगुलेटर कर रही होती है, किस तरह से करती है ऑस्मो रेगुलेटर। अब ये जो फिश है इन्हें एक अलग से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, वो क्या इनको फेस करना पड़ता है, असल में इनके पास वाटर है एक्सेस, लेकिन इनके पास जो साल्ट आयंस हैं जिन्हें आप मिनरल्स कह रहे हो उनकी भी है कमी, वो है लेस। फिर ये क्या है, ये प्लान करते हैं, ये अपने नेफ्रॉन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, नेफ्रॉन, ये उस नेफ्रॉन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, किस तरह से चेंज करते हैं, ये अपने नेफ्रॉन की जो ग्लोमेरुलर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं, ये उसको बनाते हैं स्मॉल साइज, ताकि ब्लड कम से कम फिल्टर हो, जितना ब्लड कम फिल्टर होगा आयन उतने कम बाहर निकलेंगे, ठीक हो गया। ये उस चीज को क्या कर लेते हैं, अपना साइज छोटा बना लेते हैं, जबकि जो समुद्री मछलियां होती हैं वो उसको बड़ा बनाती हैं। अब यहाँ पर इन्होंने इसको इसका साइज छोटा कर देना है, लेकिन जो रेनल ट्यूब्स होती हैं उन ट्यूब्स को ये लॉन्ग कर देते हैं, किस मकसद के लिए, ताकि साल्ट की रीएब्जॉर्प्शन की जा सके, ज्यादा से ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन, ठीक हो गया। लेकिन जो समुद्री होती है वो बिल्कुल इसके उलट होती है, समुद्री मछलियों का ग्लोमेरुलर बड़ा होता है, लेकिन जो असल में उनके पास ये रेनल ट्यूब्स होती हैं इनका साइज छोटा होता है, ठीक है। तो ये असल में फ्रेश वाटर फिशेस की हमने बात कर ली। अब यहाँ पर आ गए यूनिसेलुलर के यहाँ से, देखिए इनके पास भी क्या होता है, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चलिए मैं अमीबा की बात कर लेता हूँ। अमीबा बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो रह रहा होता है कहाँ पर, ताज़ा पानी के अंदर। जब ये ताज़ा पानी के अंदर रहता है तो पानी हर तरफ से इसके बॉडी के अंदर आता है। वो कैसे पानी इसके बॉडी के अंदर आ जाता है, असल में आउटर इन्वायरमेंट है हाइपोटोनिक, यानी कि बाहर साल्ट कम है पानी ज़्यादा है, इनर इन्वायरमेंट है हाइपोटोनिक, यानी कि बाहर वाली दाना जिस्म के अंदर पानी कम और साल्ट ज़्यादा, पानी बाहर से अंदर आने लगता है। जब पानी बाहर से अंदर आने लगता है तो पानी ऑटोमेटिकली तौर पर इसकी मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर लगाता है, जैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का। जब वो इसकी मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर अप्लाई करता है, उस प्रेशर की वजह से इसकी मेम्ब्रेन बिल्कुल तन जाती है। जब जो मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाती है, इसकी कंडक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है कि इसके फटने के चांस हो जाते हैं। क्यों? अब इसका क्या हुआ, इसका ऑस्मो रेगुलेटर डिस्टर्ब हो गया, यानी कि इसके जिस्म के अंदर जो फ्लूइड था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो भी ये क्या करता है, ये अपने अंदर एक ऑर्गेनेली रखता है जिसका नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सुकड़ना,
सुपर जाना। और वैक्यूल कहते हैं सैक को, एक ऐसी सैक जहाँ पर मटेरियल स्टोर होता है। अब जो पानी एक्सेस होता है, जो आयंस एक्सेस होते हैं, जो साल्ट एक्सेस होता है, वो सारा यहाँ भेज देता है। ये क्या करते हैं, इसे पुश करता है और सारा पानी बाहर निकल जाता है। यानी कि एक्सेस पानी के सबसे बाहर निकल गया, जिस तरह जिससे कि इन्होंने क्या किया अपनी बॉडी को ऑस्मोटिक जो स्टेट थी, जो ऑस्मोटिक कंडीशन थी, उसको हमने बैलेंस करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास फ्रेश वाटर। और आखिरी वाला जो टॉपिक है उसके अंदर हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपने बॉडी का जो ऑस्मोटिक फ्लूइड होता है उसको किस तरह से बैलेंस करते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देखिए कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ड्राई लैंड, यहाँ पे बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जिसे फेस करना पड़ता है वो है वाटर। पानी इनऑर्गेनिक जिस्म से जाया हुआ। अब क्या किया, यहाँ पर डिफरेंट प्लान्स किए जाते हैं। चलें हम कुछ ऑर्गेनिजम्स लिख लेते हैं जिनके लास्ट में बात करेंगे। इंसेक्ट्स कि वो पानी को किस तरह से बचाते हैं लॉस होने से। फिर इसके बाद डेजर्टेड ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किस तरह से बचाते हैं पानी को लॉस होने से। और तीसरे जो सबके वो हम बात करेंगे ह्यूमंस की, इंसान जो होता है वो बेसिकली तौर पर किस तरह से अपने पानी को लॉस होने से बचाता है। इंसेक्ट्स की बात करें तो बेटा ये इनके जिस्म के ऊपर होती है क्यूटिकल। मैं आपको पहले भी बताता हूँ, क्यूटिकल असल में लिवर का भी कंपाउंड होता है, लिवर से बिलोंग करने वाला होता है। इस क्यूटिकल का फंक्शन ये होता है, ये प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर को। अब इंसेक्ट्स जो होते हैं इस क्यूटिकल के साथ एक इजाफी कंपाउंड रख देते हैं जिसको वैक्स कहते हैं। वैक्सी क्यूटिकल जो होती है वो इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन बनाती है। इंसान का आउटर ढांचा जो होता है वो बेसिकली वैक्सी क्यूटिकल का बना होता है, जिसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये एक्सोस्केलेटन जो होता है ये इनके बॉडी के वाटर को लॉस होने से बचाता है। बॉडी वाटर, ये वाटर कौन सा होता है, ये यहाँ से फिर क्या होता है, ये लूज नहीं होता, ये यहाँ से इवेपोरेट नहीं हो पाता। दूसरी बात ये इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है, स्पाइरेकल्स होते हैं, सांस लेने वाला एक सिस्टम होता है स्पाइरेकल्स का। उस स्पाइरेकल के भी आउटसाइड पर क्या लगे होते हैं, वॉल लगे होते हैं। वो जो वॉल्स होते हैं उनका काम भी यही होता है कि वो पानी को बाहर नहीं आने देते, पानी को इवेपोरेट नहीं होने देते। दूसरी बात ये वॉल्स के आगे भी क्या होती है, क्यूटिकल की स्ट्रक्चर से लगी हुई होती है, जिससे क्या होता है कि अंदर से पानी इवेपोरेट होकर बाहर नहीं जा सकता। ये कुछ डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं, कुछ प्लान होते हैं जो बेसिकली तौर पर इंसेक्ट्स पे कर रहे होते हैं। ठीक है, डेजर्टेड ऑर्गेनिजम्स की बात करें, यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें आ जाता है कैंगरू रैट आ जाते हैं। कैंगरू रैट असल में है ये चूहा, लेकिन इसी कैंगरू रैट को कहते हैं, इसकी पिछली टांगें बड़ी होती हैं, जंपिंग करता है बिल्कुल कैंगरू जिस तरह जंप करता है वैसे ये जंपिंग नहीं करता, दौड़ता है बहुत तेजी के साथ, सिर्फ बैक लेग्स बड़ी होती है वैसे इसके कैंगरू रैट है। इसके बाद आप बात करें इसकी कैमरा, ये भी बेसिकली नजर में रहने वाले इतनी हार्श कंडीशन के ऊपर ये ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करवा लेते हैं। असल में ये एक प्लान करते हैं जिसका नाम है एनहाइड्रोबायोसिस। एन का वर्ड यहाँ पर लिया जाएगा विदाउट, हाइड्रो का मान लिया जाएगा पानी, और बायोसिस का मतलब होता है लाइफ। विदाउट वाटर, लाइफ विदाउट वाटर। व्हाट इज एनहाइड्रोबायोसिस? एनहाइड्रोबायोसिस a condition है, a condition in which organisms live without water। एक ऐसी कंडीशन जिसमें ऑर्गेनिज्म बगैर पानी के ग्रो करते हैं, यानी कि पानी के मतलब ये कि जिस तरह हमें पानी पीने को मिलता है उस तरह इन्हें नहीं मिलता। फिर ये क्या करते हैं, डिफरेंट तरह का प्लान करते हैं। अब वो प्लान क्या है, सबसे पहला इनका ईटिंग बिहेवियर, और सेकंड है इनका लाइफ बिहेवियर। लाइफ बिहेवियर की हम बात करेंगे, लिविंग बिहेवियर। देखिए हमारी भी एक स्ट्रेटजी है, हमारा भी एक रवैया है, हमारा भी एक बिहेवियर होता है कि अब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, हम क्या जब जून जुलाई के महीने होते हैं हमारी कोशिश होती है हम दिन टाइम बाहर ना निकलें, 1-2 बजे के करीब बाहर ना निकले, क्योंकि जिस्म से पानी जो होता है वो सारा इवेपोरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारा एक रवैया है कि जब शाम हो गई हम फिर बाहर निकलेंगे। ठीक है, इसी तरह ये एनिमल्स भी यही करते हैं। तो डेजर्ट में रहने
दरख्त के साए में, कोई चट्टान है उसकी आड़ में, अगर छोटे ऑर्गेनाइजर में इंसेक्ट्स हैं, लिजर्ड्स वगैरह हैं, तो वो चट्टानों के नीचे, दरारों में या कोई पत्ते वगैरह गिरे पड़े उनके नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ उनको बचाती है इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा गर्मी से, ताकि उनके जिस्म का पानी लूज ना हो। दूसरी चीज़ की किडनी भी कहते हैं, ये ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं ये ज़्यादातर खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। जब ये कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या देते हैं, इनके जिस्म को पानी देते हैं। किस तरह से, चलिए फर्स्ट कर लेंगे, ग्लूकोज C6H12O6 देखना होता है तो बदले में पैदा क्या होता है, कार्बन से गैस पैदा होती है, साथ में वाटर और साथ में अलॉट ऑफ अमाउंट में एनर्जी पैदा होती है। देखिए ये इन्होंने क्या कर लिया, पानी को पैदा कर दिया। अगर लिपिड्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते, वहां से इतनी मिकदार में वाटर नहीं आना था जितना पे पानी इनको कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ये तो क्या करते हैं, ये पत्ते खाते हैं, पत्ते ना मिले तो ये जड़ें ज्यादा खाते हैं, फिर क्या करते हैं, जड़ें खाते हैं, सीड खाते हैं, ठीक है। तो वहां से इन्हें फिर क्या मिल जाता है, ये वाटर मिल जाता है, ये उस वाटर को कंपनसेट करते हैं जो उनके जिस्म से निकल चुका है, ठीक है। इंसान की बात करें, इंसान ने बहुत अच्छी स्ट्रक्चर बनाई है, एक इनकी स्किन, दूसरी है उनका इनकी किडनी, जिस किडनी में नेफ्रॉन। अब ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। स्किन की बात करें तो हमारी आउटर स्किन रेड होती है, मल्टी लेयर होती है, और आउटर स्किन पर जो होती है वो रेड होती है। 26 लेयर सेल्स की बनी होती है, वो रेड होती है, जिससे क्या होता है, हमारे यहाँ से डायरेक्ट पानी बाहर नहीं निकल सकता। फिर सेकेंडली हमारी स्किन के ऊपर भी क्यूटिकल होती है जो इवेपोरेशन से बचाती है। एक प्लान, दूसरा प्लान है हमारी किडनी बहुत अच्छी है। किडनी के अंदर हमने एक ऐसी स्ट्रक्चर रखी हुई है एवोल्यूशनरी तौर पर, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, और नेफ्रॉन में ये एबिलिटी होती है कि वो पानी को रीअब्सॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर आप आगे टॉपिक आएगा नेफ्रॉन का, तो नेफ्रॉन 99.5% के करीब इस चीज़ की एब्सॉर्प्शन करते होते हैं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है जिसमें आपने एनवायरनमेंट के लिहाज से डिफरेंट ऑर्गेनाइजम्स की स्ट्रेटजीज पढ़ी है, वो कुछ स्ट्रेटजीज बनाते हैं, किस तरह से वो अपने आप को सर्वाइव करने के काबिल बनाते हैं, तो किस तरह से उनका जिस्म का पानी जो होता है वो मेंटेन